इतने दिनों से आप हाई मोरल ग्राउंड ले रहे थे और बिल्कुल अपने करीबी आदमी को चुनाव लड़वा रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कलाकार लोग हैं तो क्या राजनीति में नहीं आ सकते? अरे बिल्कुल आ सकते हैं। निकल के आए हुए लोगों को आप टिकट दे दे रहे हो और जो आपके साथ 2.5-3 साल से जमीन पर रगड़ के जूता घिस रहा है और मेहनत कर रहा है उनको आप हटा दे रहे हो। ये होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और इनके बारे में भी प्रशांत किशोर का स्टैंडर्ड जवाब है। जितने बड़े बड़े नाम आपको गिनाए हैं मैंने, इनका तो भैया खाना पीना उठना बैठना नाश्ता पानी उन्हीं लोगों के साथ होता है दिन रात। इसमें 2 नाम एक ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया है। बिहार में पिछले 70-78 सालों की राजनीति में जो भी आजादी के बाद से अब तक की चली है वो कुल मिला के 1200-1500 परिवार के लोग ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। बिहार में चुनावों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है और उसके बाद सारी पार्टियां इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि कौन सबसे पहले अपनी लिस्ट निकालेगा और कैंडिडेट्स किस विधानसभा से किसको रखना है और किसको घोषित किया जाए। हालांकि इन सब की दौड़ में प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है, क्योंकि उन्होंने पहले से भी ये दावा कर रखा था कि भाई किसी भी पार्टी की लिस्ट आने से पहले सबसे पहले जन स्वराज पार्टी की लिस्ट आएगी। अपने वादे पे खरे उतरते हुए उन्होंने अपनी पहली लिस्ट 9 तारीख यानी कि कल जारी की, जिसमें उन्होंने 51 सदस्यों के कैंडिडेचर की घोषणा की है। चलिए, घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब नया विवाद उनकी पार्टी से और उनकी क्रेडिबिलिटी पे इसी कैंडिडेचर की लिस्ट से उठ के खड़ा हो गया है। दरअसल प्रशांत किशोर इतने सालों से ये दावा करते रहे थे कि भाई दूसरी की पार्टियों के निकाले हुए लोग हम नहीं लेंगे, जो दूसरी पार्टियों में दूसरी पार्टी का झंडा उठा करके चलने वाले लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों में घूम के आए हुए हैं, उन लोगों को हम नहीं लेंगे। प्लस जो नेपोटिज्म परिवारवाद का जो आरोप लालू के परिवार पर हमेशा से प्रशांत किशोर लगाते रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई परिवारवादी लोगों को भी हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। बल्कि उनके एक बड़े कैंपेन का तो ये मुद्दा ही रहा था कि भाई बिहार में पिछले 70-78 सालों की राजनीति में जो भी आजादी के बाद से अब तक की चली है उसमें जितने भी नेता मंत्री विधायक एमपी एमएलए सब बने हैं वो कुल मिला के 1200-1500 परिवार के लोग ही हैं। पूरे बिहार की जनता में 13 करोड़ की लोगों की आबादी में सिर्फ ये 1200-1500 परिवार हैं जिन्होंने नेतागिरी या राजनीति में किसी न किसी तरह से एक भूमिका निभाई है और यही उनका आरोप था। तो उनसे ये अपेक्षा थी, या वो अपने आप को इस तरह से पोजीशन करते थे कि भाई हम जो है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में रहे हुए लोगों को या किसी न किसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए घराने के लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन भाई इसी को कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। जैसे ही उनकी पहली लिस्ट आई है उसमें काफी सारे नाम ऐसे निकल के आ गए हैं जो किसी न किसी तरीके से राजनीतिक तौर पे एक्टिव रहे या फिर राजनीतिक लोगों के संरक्षण में रहे या उनसे संपर्क में रहे या उनके साथ काम करते रहे या फिर डायरेक्टली और सीधे तौर पे राजनीतिक परिवारों से ही आते हैं। तो इन सारे नामों में से हमने वो 5-6 नाम ऐसे ढूंढ करके निकाले हैं जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, किसी न किसी तौर पे राजनीति से जुड़े रहे, राजनीति करते रहे, चाहे एक्टिविस्ट के तौर पे, चाहे एडवाइजर के तौर पे, या फिर डायरेक्टली राजनीतिक परिवारों से संबंध रखते हैं, किसी बड़े एमपी एमएलए सीएम के बेटे या बेटियां हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है उसमें ही बहुत एक बड़ा खेल नजर आ रहा है। पहला नाम जो है वो आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह का है। अब आरसीपी सिंह के बारे में अगर आपको पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो हम बता दें कि ये एक वक्त में फॉर्मर यूनियन स्टील मिनिस्टर रह चुके हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर रहे हैं और हाल तक रहे हैं 2023 तक। इसका मतलब जब 2015 में प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़वाने आए थे नीतीश कुमार को और उन्होंने महागठबंधन बना के आरजेडी के साथ इनको जीत दिलाई थी, तब आरसीपी सिंह जेडीयू के बड़े लीडर थे, नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाते रहे। बाद में उन्होंने शायद उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई होगी, वो भी पार्टी में ऊपर बढ़ना चाह रहे होंगे और नीतीश कुमार किसी को आगे बढ़ने दे नहीं रहे हैं और उनका अपना करियर भी खत्म होता जा रहा है और पार्टी का भविष्य भी बहुत ही ब्लीक दिखाई पड़ रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखकर आरसीपी सिंह उनसे अलग हो गए। 2023 में उन्होंने शायद एक अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में वो जन स्वराज में मिल गए और अपनी छोटी सी पार्टी का विलय कर दिया। उसी पार्टी में उनके साथ उनकी बेटी लता सिंह भी काम करती थी और उन्हीं को अब जन स्वराज ने यानी कि प्रशांत किशोर ने नालंदा के अस्थामा विधानसभा से कैंडिडेट बनाया है। अब सवाल तो उठेगा ही भाई
इतने दिनों से आप हाई मोरल ग्राउंड ले रहे थे कि भाई हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और बिल्कुल अपने करीबी आदमी को, मतलब उनकी बेटी को ला करके और चुनाव लड़वा रहे हैं। भाई करीबी ही कहे जाएंगे, क्योंकि एक वक्त में पार्टी में तो ये थे ही, 2015 में चुनाव लड़वाया ही, और नीतीश कुमार के घर में रहते थे तो काफी करीबी थे, उनके करीबी लोगों के भी करीबी होंगे, क्योंकि सारी चीजें यही व्यवस्था देखते थे। और 2018 में तो पार्टी का उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया था प्रशांत किशोर को। तो जाहिर बात है कि आरसीपी सिंह से नजदीकियां नहीं होंगी क्या, और उसके तुरंत ही 2-3 साल बाद आप पार्टी छोड़ते हैं और फिर जनसुराज में आकर के मिल जाते हैं। तो ये ऊपर से दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, हाँ ये पढ़े लिखे से मुझे याद आया कि जब प्रशांत किशोर से ये पूछा जा रहा है भाई कि क्या आधार है, ये तो नेपोटिज्म वाला ही आधार हो गया ना। नेपोटिज्म की आप बात करते हैं, परिवारवाद की, और एक जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुका है, बहुत बड़ा लीडर रह चुका है जेडीयू का, नीतीश कुमार का दाहिना हाथ रह चुका है, आपके साथ काम कर चुका है, उनकी लड़की को आप लड़ा रहे हैं वहां से चुनाव। इसमें प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई वो वकील हैं, पहले पटना हाई कोर्ट में वकील थी, अब सुप्रीम कोर्ट में वकील है। अब सुप्रीम कोर्ट का वकील होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि ये काबिलियत है भी, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि इसी काबिलियत की वजह से उनको टिकट दिया गया है। चलिए प्रशांत किशोर को यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, वो कहते रहते हैं कि भाई उन परिवारों में से भी कुछ लोग जो अच्छे होंगे, जो बालू माफिया नहीं होंगे, भ्रष्ट नहीं होंगे, करप्ट और क्रिमिनल्स नहीं होंगे, और जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड अच्छा होगा, उनको हम देंगे टिकट। तो प्रोबेबली लता सिंह उसमें फिट होती होंगी उनके हिसाब से। पर भाई एक दूसरा दृष्टिकोण तो ये साफ साफ दिख रहा है और कह रहा है कि परिवारवाद की झलक यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, और एक तरह से फेवरेटिज्म भी कहा जा सकता है इसको मेरे नजरिए से। दूसरा कैंडिडेट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पहले वाले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, क्योंकि ये है भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे। ये वही रितेश पांडे हैं जिनका गाना हेलो कौन बोल रहा हम बोल रहे बहुत फेमस हुआ था, और इतना फेमस हो गया कि 1 बिलियन व्यूज हैं उसके। इन्हीं का पहला एल्बम आया था जिसमें वो गाना था कि जाए चंदा ले आवा खबरिया, कहाँ बैठल बाड़ी हमारे जान हो, इस तरह का कुछ था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो भैया आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है भाई, सभी लोग मतलब कलाकार लोग हैं तो क्या राजनीति में नहीं आ सकते? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का स्टैंड क्या था ये भी तो देखिए, वही कथनी और करनी वाली अंतर। प्रशांत किशोर जब दूसरी पार्टियां अपने यहाँ एक्टरों, सिंगरों, बॉलीवुड आर्टिस्ट या लोकल आर्टिस्ट को भी ले लेकर टिकट्स देती हैं, तो प्रशांत किशोर यही कहते रहे ना भाई इनका क्या अनुभव है, समाज में योगदान क्या है, बजाय इसके कि नाचने गाने और कमाने खाने के अपना परिवार पाल रहे हैं। क्या उनको इतनी समझ है राजनीति की या समाज में सुधार की? क्या उन्होंने इतना कुछ काम किया है? और भोजपुरी के बारे में तो उनका ज्यादा मानना था कि, हालांकि उन्होंने कहा कि भाई ये भोजपुरी में जो गंदगी आई है 10-15 सालों में ही आई है, उसके पहले साफ सुथरा ही था, मेरा मानना भी यही है। और जैसे अलग अलग स्टार्स हैं, जैसे पवन सिंह, उसको भाजपा चुनाव लड़वा रही है, तो इस बारे में भी सवाल रहे उनके। तो अब आप खुद रितेश पांडे जैसे भोजपुरी गायक को क्यों लेकर आए हैं भैया? सवाल तो उठेगा ना। आप भी तो वही काम कर रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हो, फिर कहते हो नाचने गाने वाले को क्यों लड़ा रहे हो, और आप खुद परिवारवादी लोगों को लेकर के आ रहे हो और फिर नाचने गाने वालों को भी लेकर के आ रहे हो। मैं इसको गलत नहीं समझता, लेकिन आप जो कह रहे थे उससे तो आप अलग हट रहे हो। इस मामले में प्रशांत किशोर पे यह भी सवाल बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही की जाति के हैं पांडे, और मतलब प्रशांत किशोर भी पांडे हैं तो इसलिए उनको लड़ाया जा रहा है। दूसरे ये उसी गृह जिला के हैं, कारागर, जहां जन्म स्थान प्रशांत किशोर का है, वहीं जन्म स्थान कारागर रितेश पांडे का भी है, और वहीं से इनको टिकट भी दिया गया है। रोहतास जिले के कारागर से, विधानसभा क्षेत्र से इनको लड़वाया जाएगा। तो वो टिकट तो कट गई। प्रशांत किशोर कहते थे कि 2 ही जगह से लड़ेंगे, या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि। अब जन्मभूमि इनकी कारागर थी, वहां से ये अब रितेश पांडे लड़ेंगे। अब ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम राघोपुर जाएंगे, जो हमारी कर्मभूमि है, वहां लोगों से चर्चा करेंगे कि भैया हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि राघोपुर भाई लालू यादव परिवार की बहुत स्ट्रांग सीट है और तेजस्वी यादव वहां से जीतते रहे। तो वहां पे जा करके सिर्फ लड़ना ही मैटर नहीं करेगा, सस्टेन भी तो करना पड़ेगा। और आपको कौन सी जाति के लोग वोट देंगे? यादव मुसलमान तो सब राघोपुर वाले उनको वोट दे देंगे तेजस्वी यादव को, यादव होने के नाम पे, सेक्युलर होने के नाम पे। आपके तो दोनों ही क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो सोच समझ के जाना पड़ेगा। हालांकि जब इस बारे में भी प्रशांत किशोर से सफाई मांगी गई कि भैया आप जो कह रहे थे फिर अभी गायकों को क्यों दिया है, तो इन्होंने कहा कि भैया ये कल्चरली और सोशली बहुत एक्टिव रहे हैं, इसलिए हमने इनको दिया है। और अगर पढ़ाई लिखाई के मामले में बात करें तो वाराणसी से BMUS हैं, मतलब म्यूजिक में बैचलर्स हैं। चलिए म्यूजिक का तो ये काम भी करते हैं,
लेकिन एक चीज जो मिस हो गई मुझे बताना, वो ये, जैसे मैंने कहा था कि क्या पॉलिटिकली एक्टिव हैं या किसी तरह से इनका नाता है, तो भैया ये इसके पहले बीएसपी से एक बार को चुनाव लड़के हार चुके हैं। बीएसपी से तो पहली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और नए नहीं है ये पॉलिटिक्स में, तो वही बात हो गई। फिर आप उन्हीं तरह के लोगों को लेके आ रहे हो जो पहले से पॉलिटिकली सर्कल में एक्टिव थे। उसके बाद आप जितना माना दो कि भाई पॉपुलर हैं, हमारे क्षेत्र से हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे परिवार से आते हैं, इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, तो ये तो कहा जा सकता है कि भाई अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। गाने में उन्होंने गंदे वंदे नहीं गाए हैं अभी तक, तो चलिए उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए। भाई तीसरे हैं जेपी सिंह, जिनको सारण छपरा से विधानसभा की टिकट दी गई है जन स्वराज की तरफ से। हालांकि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और अभी हाल ही में जन स्वराज में आकर के शामिल हुए हैं। ये सारण के ही एकमा गांव के रहने वाले हैं और इसके पहले डिफेंस फोर्सेज में, एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी सर्व कर चुके हैं और बाद में एडीजीपी के पोस्ट पे सीआईडी में सर्व कर रहे थे ये 2025 में, और खुद से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो अब देखिए पैसे के मामले में तो दिक्कत है ही नहीं, फाइनेंशियली स्टेबल आदमी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ जा रहा है कि भैया चलिए इनमें तो वो दोनों बात लागू नहीं होती कि भाई पॉलिटिकली एक्टिव थे, एक्टिव नहीं थे अभी तक, और ये भी लागू नहीं होती कि किसी बड़े बाप के लड़के हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर होता है और आईएएस ऑफिसर होता है वो पॉलिटिकल सर्कल में ही रहता है, और पॉलिटिकल सर्कल से उसकी जान पहचान तो रहती ही है भाई। वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रखा होता है उसने कि पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। और जन स्वराज में ये अपने जो प्रशांत किशोर हैं ये कहते रहते कि जो भी लोग हमारे साथ 2.5-3 साल से हमारे साथ यात्रा में हैं और लगे हुए हैं, उन्हीं में से लोगों को निकाल करके हम बनाएंगे, जो कैंडिडेट्स हैं उनको देंगे। तो भैया ये जेपी सिंह तो अभी आए हैं 2025 में, मतलब जुलाई में आए हैं कुछ महीने पहले, तो इनको टिकट कैसे दे दिया? क्या सिर्फ रुतबे के नाम पर, पद प्रतिष्ठा के नाम पर? फेवरेटिज्म तो यहाँ भी आ गया एक तरह से, और नेपोटिज्म ये भी कहें कि कोई तुरंत आया है और ठीक है ये कह रहे हैं कि भाई अपना पद छोड़ के आएंगे, तो लालच में ही तो आए हैं कि अब नेता विधायक बन जाएंगे, हो सकता है कि सीएम डिप्टी सीएम बनने का भी चांस बन जाए। चलिए उसमें नहीं बन पाए, हार गए, और इनकी पार्टी अगर जीत गई तो एमएलसी बन जाएंगे, विधान परिषद में चले जाएंगे। क्योंकि जो लोग, जेपी सिंह का कहना है कि भाई हम समाज सुधार से जुड़ना चाहते हैं, बिहार के सुधार में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए हमने नौकरी से त्याग दे दिया, अभी नौकरी हमारी बहुत बाकी थी। अच्छा, तो जन स्वराज तो 3 साल पहले शुरू हुआ था, तो तब ये अकल कहाँ थी? तब आपको क्यों नहीं समझ में आया? अभी क्यों आया एकदम चुनाव के पास में? और प्रशांत किशोर को देखिए, कितने साल से जो इनके साथ लगे रहे, उनके साथ तो धोखा ही हुआ एक तरह से, और फेवरेटिज्म हुआ। और एक और जो पॉलिटिकल सर्कल का जानकार व्यक्ति है उसको ला करके आपने बाकी सबके सर पे बिठा दिया, जो लोग ग्राउंड लेवल से काम कर रहे थे आपके साथ। हालांकि इनके बारे में भी प्रशांत किशोर का तर्क वही है कि भैया ये भी पढ़े लिखे हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनसे ज्यादा कौन जानेगा, और ऑब्वियसली आईपीएस बने होंगे तो यूपीएससी क्वालिफाई किया होगा तभी जाकर के बने होंगे, तो पढ़े लिखे और क्वालिफाइड तो बहुत ज्यादा हैं ही, इसमें तो कुछ कहना नहीं। ये बात तो है कि अभी तक जितने कैंडिडेट्स हमने बताए हैं सब मतलब हाईली क्वालिफाइड जरूर हैं, एक्सेप्शनली, नॉट जस्ट नॉर्मली। चौथे हैं यदुवंश गिरी, सारण से मांझी की विधानसभा से इनको सीट दी गई है। ये सीनियर एडवोकेट हैं पटना हाईकोर्ट में, सीनियर एडवोकेट, ये एक बहुत ही सम्मानित पद होता है और सबको मिलता भी नहीं। उसके अलावा ये सरकार के, बिहार सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, और बिहार के बहुत सारे गवर्नर्स के साथ उनके लीगल एडवाइजर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़े वकील हैं। इनको कहा जाता है कि ये समझिए कि पटना के और बिहार के जेठमलानी है, राम जेठमलानी के बराबर का इनका स्तर है, हैसियत है, लेवल है, स्टेटस है, ये माना जाता है। और दिन रात जब आप गवर्नर और सरकार के लोगों के साथ ही रह रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही उठना बैठना है, तो भैया आपको कैसे कहा जाए कि आप पॉलिटिक्स से बाहर के थे? आप तो उसी सर्कल के आदमी हो। इसके अलावा ये जुडिशियल एक्टिविज्म से भी जुड़े रहते हैं, और जो गवर्नेंस रिलेटेड लीगल बैटल्स होते हैं वो भी लड़ते हैं ये जनता की तरफ से, पीआईएल डाल करके, इस तरह से। तो एक तरह से पॉलिटिकली एक्टिव तो थे ही ये, तो ठीक है कहने के लिए कहा जाए कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा पॉलिटिकल सर्कल में रहे। अब इनके नाम पे, चेहरे पे कोई और पार्टी दाव लगाने को तैयार नहीं होगी। अब जन स्वराज वाले नई पार्टी आए हैं, इनको ये दिखाना है कि हमारे पास क्रेडिबल फेसेस हैं, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग हैं, जो केजरीवाल दिखाता था, तो वाईबी गिरी को आगे कर दिया गया है। और प्रशांत किशोर का इनके बारे में भी तर्क वही है कि भाई बीए एलएलबी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और समाज के कार्यों में लगे रहे हैं, करते रहे हैं, भले सरकार में भी जुड़े रहे हों, उनसे चंदा और ये सैलरी लेते रहे हों, तो इस वजह से इन्होंने अपना बढ़ा रहे हैं। मतलब सबके पास अपना अपना लॉजिक है, पहले आप कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हो। खैर थोड़ा एज तो है, उतना देना पड़ेगा,
प्रशांत किशोर को कि हाँ भैया कैंडिडेट अच्छे अच्छे ढूंढ के ला रहे हैं। हाँ, लेकिन पूरी तरह से अपनी बात पे खरे नहीं उतर रहे हैं और लोग भी इससे नाराज हैं। उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। जब से कल से ये 51 की लिस्ट आई है, बहुत से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है कि कल के आए हुए लोगों को आप टिकट दे दे रहे हो और जो आपके साथ 2.5-3 साल से जमीन पर रगड़ के जूता घिस रहा है और मेहनत कर रहा है उनको आप हटा दे रहे हो। 5वें हैं राकेश मिश्रा, दरभंगा से इनको टिकट दिया गया है, वहीं के रहने वाले भी हैं ये, और ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर के। हालांकि ये पहले कभी इलेक्ट नहीं हुए हैं और ना ही किसी टिकट विकेट पे चुनाव वगैरह शायद लड़ा है, लेकिन ये हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग एडवाइजरी में जुड़े रहे हैं। तो फिर वही बात हो गई, जिसको पॉलिसी की समझ आ रही है, जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जिसके उस लेवल की, अब गवर्नमेंट से आप जुड़े हुए तो सीएम, डिप्टी सीएम, एमएलए, एमपी, विधायक, इन सब से तो आपका रोज का मिलना जुलना है भाई, इन सब के साथ आपका उठना बैठना है। तो आप पॉलिटिकल सर्कल के बाहर के लोग हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, उसी सर्कल के लोग हो। एकदम से ऐसा कहा जाए कि जिनका पॉलिटिक्स कोई लेना देना ही नहीं था, जन सुराज के साथ ही जुड़े थे पहली बार, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हमारा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना है नहीं, और मान लीजिए कि हम 2-2.5-3 साल पहले जन सुराज से जुड़ते और आज टिकट मिल जाता तो कहा जाता। लेकिन ये लोग तो नीचे से शुरू नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो शुरू ही ऊपर से कर रहे हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट और सरकार के साथ उठना बैठना है, पॉलिटिकल लोगों के साथ उठना बैठना है, सर्कल ही इनका वही है, दोस्ती यारी है इनकी वही है, भले चाहे चुनाव सामने से ना लड़े। और आप कह रहे हैं कि भैया हमने नए नए लोगों को और ऐसे लोगों को जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है उनको टिकट दे दिया। ये होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और इनके बारे में भी प्रशांत किशोर का स्टैंडर्ड जवाब है कि भाई पढ़े लिखे हैं, आईजी हैं, तो इनसे पढ़ा लिखा कौन ही होगा, आईजी रहे हैं मतलब। तो चलिए ठीक है। तो छठा नाम जो है वो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगने वाला है, क्योंकि ये उन सारों खांचों में फिट बैठ रहा है जिसकी बात हम अभी तक कर रहे थे कि भाई नेपोटिज्म है कि नहीं, पॉलिटिकल पहले से है कि नहीं। तो ये जो है इनका नाम है जागृति ठाकुर, जिनको समस्तीपुर मोरवा से टिकट दिया गया है, और ये बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं। अब बताइए प्रशांत भैया, आप कह रहे थे कि हम परिवारवाद में नहीं मानते, तो ये क्या है, लता सिंह क्या है? हालांकि इनको ये कहा जा रहा है कि भाई ये बैकवर्ड क्लास के एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के लेगेसी को की वाहक हैं और अपने दादा के जो समाजवाद का जो विचारधारा है उसको लेकर के ये आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा ये सोशल वर्कर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पहले से हैं। भैया जिसका पॉलिटिक्स में नाता होगा वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कैसे नहीं होगा? इनके जो चाचा जी हैं रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे, वो खुद अभी केंद्र में मंत्री वगैरह हैं, एमपी हैं। हालांकि इनके जो पिताजी हैं वीरेंद्र नाथ ठाकुर, वो चलिए डॉक्टर हैं और ये खुद भी डॉक्टर हैं। यही बात प्रशांत किशोर कहते हैं। फिर वो पढ़ाई लिखाई पे आ जाते हैं, कहते हैं हमने इसलिए थोड़ी दिया है कि कर्पूरी ठाकुर की बेटी हैं, हमने इसलिए थोड़ी दिया है कि वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, वो तो डॉक्टर हैं। हालांकि हैं भी, IGIMS में डॉक्टरी करती हैं। IGIMS एक बहुत बड़ा रेप्यूटेड संस्थान है पटना के अंदर में, डॉक्टरी के लिहाज से देखें तो वहां पे ये MBBS की डिग्री होल्ड करती हैं और डॉक्टरी की प्रैक्टिस करती हैं। लेकिन आ तो रही है पॉलिटिकल फैमिली से, चाचा भी खुद भी MP हैं, केंद्र में मंत्री हैं। और आप ये कहेंगे कि भैया हम तो नेपोटिज्म में मानते नहीं, हम तो इन्फ्लुएंशियल लोगों को टिकट नहीं देते। तो ये सारे 6 नाम क्या हैं भैया? ये सारे इन्फ्लुएंशियल नहीं है क्या? इनकी समाज में ऑलरेडी पैठ है, इनका पॉलिटिकल सर्कल में ऑलरेडी उठना बैठना है, वही लोग इनके जान पहचान के। हमारे आम दोस्त यारों में पॉलिटिकल सर्कल के और बड़े लोग थोड़ी होते हैं, पर ये जितने बड़े बड़े नाम आपको गिनाए हैं मैंने, इनका तो भैया खाना पीना, उठना बैठना, नाश्ता पानी उन्हीं लोगों के साथ होता है दिन रात। चाहे जो पॉलिटिकल जिनकी लेगेसी हो वो, चाहे जो सिंगर डॉक्टर हो वो, चाहे जो ये एडवोकेट वगैरह होते उतने बड़े लेवल के वो, और चाहे ये जो IAS IPS अधिकारी हैं जो गवर्नर के साथ रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग एडवाइजरी में रहे हैं, सब उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है, उन्हीं लोगों के साथ इनकी जान पहचान है। सारे दांव पेच ट्रिक पैंतरे सब जानते हैं ये लोग, और फिर आप कहते हैं कि हमने अलग तरीके के लोगों को लेकर के आगे। खैर चलिए, 51 लोगों की लिस्ट में ये 6 नाम हमने ढूंढे हैं जिसपे ये सवाल खड़े हुए हैं और खड़े किए जाने भी चाहिए, और प्रशांत किशोर को जवाब भी देना चाहिए। हालांकि जवाब तो वो यही दे रहे हैं, भाई सब पढ़े लिखे हैं, माना भी जा सकता है, देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन पूरी तरह से उन बातों से इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता इन 6 नामों को, जो बात प्रशांत किशोर पहले से कह रहे थे कि भैया हम बिल्कुल ही किसी को टच ही नहीं करेंगे इस तरह के लोगों को। लेकिन कर तो रहे ही हो, भले 51 में 6 किया है और अभी तकरीबन 243 में से 190 के ऊपर सीटें तो और बाकी हैं, उसकी घोषणा भी होगी, उसमें भी इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे, तो आगे देखेंगे कि और क्या होता है। हालांकि मैं चलते चलते आपको ये बता दूं कि इसमें 2 नाम एक ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स
सोचा गया है और जन सुराज ने इसको सोचा है। उसके नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उन 2 नामों के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए प्रशांत किशोर की तारीफ की जानी चाहिए। और हम करेंगे कि भैया इस तरह के वर्गों से भी लोगों को ला करके राजनीति का चेहरा बना रहे हैं प्रशांत किशोर और जन सुराज, तो उसकी चर्चा हम करेंगे और आप खुद भी देख करके चौंकेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिहार में नहीं, देश की राजनीति हो चाहे केंद्र की या फिर किसी भी स्टेट की राजनीति में, इस तरह के कोई भी इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया है, अनथिंकेबल है। तो बिहार हो सकता है कि जन सुराज की लीडरशिप में और प्रशांत किशोर की अगुवाई में एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर दे पूरे देश के लिए इस मामले। तो वो हम आपको आगे बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं तक पहुंचना चाहिए तो उन लोगों तक शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।